हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सबके पास एक सबसे बड़ा इश्यूज है हमारे बच्चे और उनका भविष्य। किस तरह से हम उनको नर्चर कर सके, किस तरह से हम उनको एक बेस्ट की जो हमारी भूमिका है उसे निभा सके। पेरेंटिंग आज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से हमारे बच्चों को संभालें, किस तरह से उनके एंगर को मैनेज करें। फ्रेंड्स, ये सारे इश्यूज के लिए हमें बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट एनिमल मूवी आई जिसके अंदर हमें बहुत कुछ चिंताजनक चीजें जानने मिली और सीखने की मिली कि अगर हम किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ टाइम दे रहे हैं, वो इफेक्ट उनकी लाइफ में क्या करता है, क्या क्रिएट करता है, क्या उनके अंदर एटीट्यूड्स क्रिएट करता है, एट्रीब्यूट्स क्रिएट करता है। इन सभी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए आज हमारे साथ निखिल सोमैया जी हैं, जो एक पेरेंटिंग कोच है, जिनकी जर्नी 2003 से पेरेंटिंग कोच, साइकोथेरेपिस्ट, और जिन्होंने लास्ट 20 इयर्स से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पेरेंट्स के साथ बैठ के बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हुई। तो वेलकम निखिल सोमैया जी। थैंक यू। निखिल सोमैया जी, आप इस फील्ड में क्यों आए, ये पेरेंटिंग कोच की फील्ड में आप क्यों? जैसे हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो हम लोग जब बचपन से बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहन करते हुए आते हैं। कुछ हमें पेरेंट्स चीजें सिखाते हैं, कहीं हमारे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगा कि ये चीज, इस पेन में से मैं जा चुका हूँ या इस जर्नी में से मैं जा चुका हूँ, तो एक फीलिंग आती है, एक एम्पैथी आती है कि नहीं, आने वाले बच्चों को ये चीज मिलनी चाहिए, ये क्या चीज नहीं मिलनी चाहिए। तो वो एक फीलिंग ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और जो चीज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और वो एम्पैथी के साथ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमें भी वो लोगों को देना चाहिए। तो इस जर्नी में आने का मेन रीजन ये था कि मैं भी उस जर्नी में से जा चुका हूँ। मैंने मेरे पेरेंट्स को भी देखा है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। और कहीं ना कहीं हर 10 साल में एक पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग इश्यू बन के खड़ा होता है। हर 5 साल में अब नए नए जो जनरेशन आ रहे हैं, वो हर एक मोड़ पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हमारी ड्यूटी है कि जो हमारे पेरेंट्स ने दिया है वो कहीं ना कहीं हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें। दिस वाज द रीजन, जहाँ जरूरत पड़ी वहां पे इवोल्यूशन हुआ। सो आपके हिसाब से क्या लगता है, व्हाट आर द की इश्यूज जो आज पेरेंट्स फेस कर रहे हैं उनके बच्चों पे? देखिए, आज जैसे जैसे हमारी मतलब मॉडर्न एक वर्ल्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। 90 के बाद या 95 के बाद जैसे टीवी का इवोल्यूशन हुआ, 2000 के बाद मोबाइल का इवोल्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी एक लूज होती गई। और उसके लिए एक रीजन ये भी है कि जैसे 2000 के पहले तक बहुत अच्छे से हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, कहीं हेल्पलेसनेस है, कहीं मजबूरी है, कहीं लोगों को आपस में मनमुटाव है इसलिए अलग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जॉब के वजह से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये रीजन है, कनेक्टिविटी लूज हो रही है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्स से कनेक्ट होने में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या पेरेंट्स को हेल्पलेसनेस की वजह से कहीं वो टाइम नहीं दे पा रहे, ये रीजन है, ये मेन इश्यू है जहां बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप क्रिएट हुई है। ये गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, ताकि बच्चों को वो चैलेंजेस फेस करते वक्त एक मोरल बूस्टिंग मिले और उनको लगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि वी कैन फेस दिस चैलेंजेस। जो यंग जनरेशन है वो एक चैलेंजिंग मोड में जा रही है, उसमें भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपके हिसाब से मोबाइल, नॉट ओनली दिस, फैमिली, टेक्नोलॉजी इस सारी चीजें बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। What are the vital things that kids want from their parents? तो बहुत ही डीप लेवल में आज बच्चों की बहुत सारी इच्छाएं हैं जो उनके पेरेंट्स के प्रति है। आप किन चीजों को मानते हैं कि वो ज्यादा अहमियत पेरेंट्स को देनी चाहिए, या पेरेंट्स वो चीजों को फुलफिल नहीं करते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी जब बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने जब आते थे तो एक अलग सी मुस्कान चेहरे पे आते थे, एक कंफर्ट लेवल लगता था हमें कि नहीं, कोई तो है हमारे साथ। तो वाइटल चीज यही है, कनेक्टिविटी, जो हम लोग मिस करते जा रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आज, जिससे क्या हो गया कि एक जनरेशन गैप आ गया। जनरेशन गैप पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन आज के मोड पे ज्यादा हो रही है, इसलिए क्योंकि आज पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है, कहीं ना कहीं 60 to 70% पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए वो हमारे किड्स करेंगे।
तो अनड्यू एक प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको फुलफिल करने का, और इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देते वक्त उनको वो टच नहीं मिल रहा है, जो टच की जरूरत पड़ती है, जो फीलिंग्स की जरूरत पड़ती है, जो इमोशंस की जरूरत पड़ती है, वो मिसिंग है। तो वाइटल थिंग्स यही है कि आज एक बच्चा जो फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उनको सुना नहीं जा रहा है। सुनना बहुत जरूरी है। हर कोई आज बोल रहा है, समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना है कि आज हमें भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है, तो हम किसी को बताते वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पहले पूरा सुन ले, और बच्चों को वो स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हम अगर उनको सुन लेते हैं, तो ये हमेशा कहा गया है साइकोलॉजिकली कि जो चीज हम लोग बता देते हैं किसी को, 100% चीजें बता देते हैं, तो उसमें से 90% चीज वहीं की वहीं सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है, उनको समझना जरूरी है, न कि समझाना, क्योंकि कोई भी रीजन के पीछे व्हाट नहीं होता है, व्हाई होता है। So that is what the main vital thing today. तो मैं इस बात में कहूँ कि अगर बच्चों को हम बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं, ज्यादा बेटर वे में उनको गुड लिसनर की तरह अगर हम रहते हैं, then it is a good things and that create a more emotional intellectual. Yes, EQ is very very important. What is the most neglected part make a parent a bad parent? आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हैं जो जिसके कारण एक पेरेंट बैड पेरेंट्स की तरह बन जाता है? हाँ, अब जैसे देखिए, एक्चुअली हमें इसको इससे बैड पेरेंट नहीं कहना चाहिए, चैलेंज इन पेरेंटिंग कहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा रीजन होता है जिससे ये चीजें का उगम होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कनेक्टिविटी, वैसे ही है ऑब्जर्वेशन। हम लोग सिम्टम्स को जान नहीं पाते कि क्या हो रहा है, हम लोग एक्सपेक्टेशन से उनसे उनको यही बता देते हैं कि आपको ये करना है, हम ऑर्डर्स देते हैं, वी आर नॉट गाइडिंग देम। हम लोग जब उनको गाइड करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड दे विल कम टू नो दैट कि हाँ ये चीज है, ये हमें करना है। हमें पेरेंट्स से ये चीज समझाई है, ना कि ऑर्डर दिया है। लेकिन बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपको ये काम करना है मतलब करना। उस पर ये हो जाता है कि कनेक्टिविटी रैपो बिल्टअप नहीं होता। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, तो फिल्म हम लोग सामने स्क्रीन पे देखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई पीछे स्क्रीन चल रहा है और हम लोग पीछे देख के उल्टा देख के फिल्म देख रहे हैं, तो कनेक्टिविटी नहीं होती। इन द सेम वे आज पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रैपो बिल्टअप होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे उनको लगे कि यस हम इनको सब कुछ बता सकते हैं और हम अपने जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में हमें वो पावर मिलेगी। तो ये चीज आज निग्लेक्टेड पार्ट है। एक कनेक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन और इमोशंस हैंडलिंग, ये अगर हो जाए तो इससे बेटर पेरेंटिंग कुछ नहीं है। मैं अगर शॉर्ट में कहूँ तो बेसिकली अगर हम जो एज अ पेरेंट बच्चों के साथ ऑर्डर ना देके उनके साथ रहें, उनको एक गाइडिंग करें, इट इज अ बेस्ट वे टू बिकम अ गुड पेरेंट। आज बात होती है तो बहुत बार पेरेंट्स का बिहेवियर जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता, और बच्चे भी हैं जो बिहेवियर मिसबिहेवियर करते हैं। किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये बहुत कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी वाइटल रोल। उसमें कहीं ना कहीं आपके वर्ड्स, एक्शन और एक्सप्रेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज क्या हुआ है कि हम लोग दो पहलू देखते हैं पेरेंट्स के। एक पहलू ये भी है कि उनको भी अपने वर्क कमाने का स्ट्रेस, घर के लोगों को फीड करने का स्ट्रेस, कॉम्पिटेंसी प्रूव करने का स्ट्रेस, प्लस हेल्दी कंपटीशन हो या अनहेल्दी कंपटीशन हो, उससे भी वो फेस करते हैं। जब कोई भी इंसान मार्केट में जाता है, बीट फादर और मदर, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनका इमोशनल डिस्टर्बेंस वो लोग मैनेज नहीं कर पाते, वो बच्चों पे निकलता है घर पे आके। अगर इस चीज को अगर हम लोग मैनेज करना सीख जाए कि घर की बातें घर में और बाहर की बात बाहर, तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और बच्चों के साथ कनेक्ट होने में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमारा बाहर का जो भी स्ट्रेस है वो उनके ऊपर लाना नहीं है, क्योंकि एक बार आप घर के अंदर आ जाते हो तो वो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को, हाँ आप ये बता सकते हो कि कंपटीशन क्या है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आज हमारे ये हुआ है इसलिए मैं आपके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि उनका प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चों पे निकलता है, स्ट्रेस बच्चों पे निकलता है, एंगर इश्यूज होते हैं, और ये सब होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। वंस यू मैनेज योर इमोशंस, डेफिनेटली आप इनडायरेक्टली उनको यही सिखाते हो कि हाँ मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आप पे भी अफेक्ट कर रही है। तो घर पे आने के बाद आपके लैंग्वेज ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मोरल बूस्टिंग करने वाली होनी चाहिए, ताकि आप उनको बता सकते हो कि ये जो एडवर्सिटीज सोसाइटी में आ रही है उसको फेस कैसे करना है, और आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेप ले रहे हो।
न कि स्ट्रेस ओरिएंटेड या एंगर ओरिएंटेड। और आप चिढ़ोगे तो बच्चे आपको कॉपी करते हैं। कोई भी आप देख लीजिए, आज आप छोटे बच्चे को भी देख लीजिए, कहीं अगर दादाजी कोई एक्शन करके चल रहा है तो बच्चा भी वही एक्शन करके चलता है। द सेम वे घर पे जो भी एनवायरनमेंट होता है उसका सीधा असर बच्चों पे होता है। वो फिर 5 साल का बच्चा हो या 10 साल का हो या 20 साल का, एंगर इश्यूज तो आने ही है। इसलिए आपका लैंग्वेज ये पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। उनको एक प्रोडक्टिव स्टेटमेंट अफर्मेशन के साथ समझाना चाहिए। दूसरा, आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, ना कि निग्लेक्टिंग होना चाहिए। और आपके जो वर्ड्स है वो भी हमेशा कहीं ना कहीं स्मूथिंग होनी चाहिए। तो वार्मथ अगर मिलता है घर में तो वो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और वो सीखेंगे कि हाँ, इस सॉल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है, ना कि एंगर सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छी आपने टिप्स दी। अगर एंगर मैनेजमेंट करना है उसके साथ बाहर की चीजें जो आउटर वर्ल्ड है, आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड है, उसको कनेक्ट घर के अंदर नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, और वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। जो अगर आप दिखाएंगे वही चीज बच्चे रिफ्लेक्ट, वो मतलब सिंपल भाषा में कहें तो बच्चे हमारे मिरर। यस, एब्सोल्युटली। तो आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे बहुत ज्यादा टाइम टीवी और गैजेट्स मोबाइल में दे रहे हैं। इससे बच्चों को कैसे दूर कर? There is always one thing that change is permanent. वो कभी चेंज नहीं होता, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे अगर आप 90s 80s में देखो तो टीवी का इवोल्यूशन हुआ था। तो पहले रेडियोस थे, तो रेडियो बहुत सुनते थे, तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि दिन भर क्या रेडियो सुनते रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अलग एक्टिविटीज होती थी। टीवी जब हम लोगों के जमाने में आया तो हम लोगों की रात तक, जब तक वो एंड नहीं करते तब तक हम लोग देखते थे। तो अब जैसे जैसे टेलीफोनिक प्लस ये गैजेट्स आने शुरू हुए तो वर्ल्ड तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये तो चलते रहेगा। लेकिन उसको डाइवर्शन बहुत जरूरी है। जैसे हाईवे पे एक अच्छे रोड पे आने के लिए डाइवर्शन होता है, वैसे ही लाइफ में भी एक डाइवर्शन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों की एनर्जी ये बहुत फोर्सफुल होती है, उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, ना कि उसको रोक सकते हो। तो यूज ऑफ गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये लिमिट कैसे करना है ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड है। क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आसपास देखते हैं। अगर पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल है और वो बोलेंगे कि आप मोबाइल यूज मत करो, देन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभासी हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, डाइवर्शन करना पड़ेगा। बच्चों की स्ट्रेंथ, एबिलिटीज को जान के, उनकी हॉबीज को जान के, जो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई राइटअप में अच्छा हो, कोई एक्टिंग में अच्छा हो, कोई स्विमिंग में हो, उनको अलग तरीके से डाइवर्ट करके हम लोग इन चीजों से थोड़ा दूर रख सकते हैं। जैसे फ्रूट्स है, केला हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एक खाएंगे 2 खाएंगे, लेकिन 12 एक साथ नहीं खाएंगे। एवरी थिंग इज हैविंग बैड इफेक्ट। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी या अभी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन उसका अति यूज विदाउट एनी रीजन ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। तो हम लोग एक कर सकते हैं, पहले तो हमारा यूज लिमिट कर सकते हैं उनके सामने एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा, उनको डाइवर्ट कर सकते हैं अदर एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और इंक्लूसिव पेरेंटिंग होना चाहिए, जैसे सब मिलके हम लोग करते हैं, which is not a responsibility of mother or only father, it is inclusive। फिर उसमें दादाजी भी आ जाते हैं, दादी भी आती है, नाना नानी भी आते हैं, सब पूरे इंडियन कल्चर का यही एक फायदा है कि we are unitedly one, so we can take benefit of all this। रिलेटिव्स के यहाँ कोई हम लोग जाते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें बॉन्डिंग करके रखता है। तो डाइवर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम प्रॉपर पेरेंटिंग। जितना ज्यादा हम उनको डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट टू द प्रोडक्टिव थिंग्स के लिए डाइवर्ट करेंगे। हम खुद भी गैजेट का यूज नहीं करेंगे। हाँ, वही बच्चे भी उसको लिमिट कर सकते हैं, हम ही कॉपी कर रहे हैं। व्हाट आर द कीज हाउ टू प्रोटेक्ट एंड मेक अ गुड किड्स? इट्स जस्ट लाइक बीइंग अ रोल मॉडल। जैसे हमारे बेस्ट टीचर होते हैं, आपके भी कोई एक आइडियल टीचर होंगे, मेरे कोई आइडियल टीचर है। तो ये आइडियल बनते कैसे? उनके हैबिट से, उनके नेचर से, उनके डीड्स। तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनना हमें सीखना पड़ेगा। आज मैं भी एक पेरेंट हूँ, एक की डॉटर, लेकिन रोज मैं 3-4 चीजें डिस्कवर करता हूँ कि आज मुझे उसके साथ कैसे बिहेव करना है। फिर रात को देखता हूँ कि हाँ, एक इन्वेंशन, एक डिस्कवरी थोड़ा कम पड़ गया, फिर उसके ऊपर सीखना जरूरी है। तो आज भी हमें नेक्स्ट जनरेशन को फेस करने के लिए हमें भी लर्निंग की जरूरत है। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारी ड्यूटी हो गई, हमने पैसा दे दिया, फीस दे दिया, पढ़ा दिया तो हो जाएगा सब कुछ, टीचर्स है, स्कूल है, वो मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। हम पहले इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, देन स्कूल है, देन सोसाइटी है। तो डेफिनेटली वी हैव टू बी रोल मॉडल। उसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना है,
हमें बहुत कुछ देना है बच्चों को, ताकि वो सोसाइटी में जब चैलेंजेस फेस करें तो उनके पास एक बैकअप मोड हो, और जो चैलेंजेस हम फेस करके घर पे आते हैं, बी इट सक्सेसफुल और फेलियर, तो आके उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आज मैं सक्सेस भी पाया हूं तो बता के मैं एक खुशी जाहिर करूं, और अगर मुझे फेलियर भी मिला है तो कहीं ना कहीं मैं शेयर करूं ताकि मुझे मोरल बूस्टिंग मिले। तो बहुत से बार पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन सोसाइटी, इन फैमिली। बहुत से बार ऐसा बोल देते हैं कि पेरेंट्स की मेरे पास वक्त नहीं है, अब तुम्हारा संभाल लो, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन आता है। Once it is disconnection, definitely they are finding some other solutions जो कि dangerous भी हो सकते हैं, half knowledge भी हो सकता है। So we have to be role model, and for that हमें कहीं ना कहीं अच्छे हैबिट्स इम्बाइब करने पड़ेंगे। मैं शॉर्ट में कहूँ तो जस्ट एक पेरेंट करने के बाद पेरेंटिंग के भी लेसन सीखने जरूरी है। किस तरह से वो बेटर पेरेंट बने, उसके क्लोर्स, उसकी क्लासेस अगर उसने की होंगी, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो पेरेंटिंग के ऊपर मैंने आपके भी देखे हुए हैं। वो कोर्स उनको एक लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग देंगे किस तरह से उनको बिहेव करना है, किस सिचुएशन में किस तरह से वर्किंग करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो बॉन्डिंग है किड्स के साथ टूट जाएगा, और वो अच्छे किड्स को, रियल पेरेंट्स, रोल मॉडल वो अपने ही किड्स के लिए नहीं होंगे, उनके किड्स भी कहीं कभी सोसाइटी में नहीं होंगे। इस सबसे लेटेस्ट अम्ब्रेला पेरेंटिंग क्या है? हाँ, ये एक मेरा कंसेप्ट है अम्ब्रेला पेरेंटिंग। जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश से, धूप से बचाता है, वैसे ही हमें अम्ब्रेला पेरेंटिंग ये करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए विद द किड्स, कि हम हैं साथ में, आपको तो जाना है, जिंदगी में आपको प्रूव करना है, सोसाइटी में आपको प्रूव करना है, आपके फील्ड में आपको प्रूव करना है, लेकिन जब आप कुछ भी जिंदगी का एक स्पोर्ट खेल के वापस आते हो तो वी आर विथ यू। और खुद का भी एक शील्ड होना चाहिए कि हाँ, मेरे ऊपर एक अम्ब्रेला है, वो हमारे संस्कार का हो सकता है, वो हमारे टीचिंग लर्निंग का भी एक हिस्सा हो सकता है, वो हमारे एक मोरल बूस्टिंग का भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस का हो सकता है। बहुत से बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से वो बहुत कुछ शेयर करते हैं लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते, और वहां पे उनका कहना होता है कि अब तू तेरा संभाल ले, बी इट बॉय और गर्ल। वो सोसाइटी में जाके ऐसे कोई सॉल्यूशंस पे भरोसा कर लेंगे जो शायद उस वक्त वो सही नहीं है। तो अम्ब्रेला पेरेंटिंग का कंसेप्ट यही है कि अम्ब्रेला एक सपोर्टिव टूल होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आने वाले चैलेंजेस से, और कहीं ना कहीं अम्ब्रेला मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, तुम भी जब जाओ फील्ड में तो इसको प्रोटेक्शन के जैसे देखो, और जो भी चीज आती है चैलेंजेस उसको फेस करो विद स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, विद स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, एंड डेफिनेटली यू कैन विन योर बैटल, बी इट योर सक्सेस और फेलियर, बट आप कुछ ना कुछ तो सीखते हो। So very important in life कि सब umbrellas होने चाहिए, और वो पेरेंट्स को भी देने पड़ेंगे बच्चों को, जिससे वो इस सोसाइटी को हर एक चैलेंज को फेस कर सके। What are the effective component for effective parenting? हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में जब बच्चों को रेस करते तो मदर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लोरी सुनाते थे, वो आज के जनरेशन में मिसिंग है। तो एक लोरी कंसेप्ट है या फिर एक 9 मिनट कंसेप्ट है, वो आपसे शेयर करूंगा। अब आप देखते हो कि जैसे मदरली टच जब भी बच्चों को मिलता है फ्रॉम द एज 1 to 2 years, वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को एक वार्मथ सिखाता है कि एक वार्मथ क्या होता है, लव क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, केयर क्या होता है, वो मदर से ही मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो लोरी कंसेप्ट या कनेस्थेटिक जैसे टच, बॉडी टच बच्चों को जब मिलता है तो बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। वो कहीं ना कहीं आज मिसिंग है, बहुत से घर में है भी लेकिन बहुत अभी कम हो गया परसेंटेज। तो मैं आज के पेरेंट्स को यही कहूंगा कि आप वो सिस्टम जो इंडियन कल्चर है वो फिर से लाए, थोड़ा सा उनको बचपन में जो चीज चाहिए वार्मथ वो दे, और कहीं ना कहीं एक चीज और कैरी करनी है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फ्रॉम 1 year to 5 years अब उनके साथ बहुत खेलिए, बच्चों के साथ सिर्फ खेलना है, ठीक है। 6 साल से लेकर 10 साल तक एक हल्का सा डिसिप्लिन के साथ उनको रेस करना है, जीवन की चीजें उनको बताना है, और एज 11 to 15 उनका फ्रेंड बनना है, क्योंकि अगर आप फ्रेंड नहीं बनोगे तो वो बाहर की दुनिया में चले जाएंगे और वहां से कुछ ना कुछ अपना नॉलेज गेन करना शुरू कर देंगे, जो हाफ डेंजरस भी हो सकता है। नॉलेज इज डेंजरस। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं फिर से शुरू करनी है, जो पहले की सिस्टम थी वो वापस से लाने की जरूरी है।
और 9 मिनट सॉल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुबह के 3 मिनट बच्चों से आप क्या कॉन्वर्स करते हो उठने से लेके तो तैयार होने तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट आपको उसको उठाना कैसे है, आपके वर्डिंग क्या रहना चाहिए, आप उसको किस शब्दों से उठाते हो और दुनिया के लिए और चैलेंजेस के लिए तैयार करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। जब वो बच्चा स्कूल से आता है तो दोपहर को आने तक, घर में आने तक उसको 3 मिनट आप उससे क्या बात करते हो, बेटा आज तेरा दिन कैसा गया, अच्छा गया क्या नहीं, ठीक है, क्या क्या तूने सीखा, क्या और चैलेंजेस थे, ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। और रात को सोते वक्त 3 मिनट फिर से इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि कोई बात नहीं, आज ये सीखा है हमने, कल और नए चैलेंजेस आएंगे, कल के लिए रेडी होना है, आज तुमने ये गेन किया, वंडरफुल। तो ये प्रेजिंग भी होना चाहिए। इसको हम लोग सैंडविच पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब सैंडविच पैटर्न में ये होता है कि जैसे आपको बच्चों को कुछ सिखाना भी है तो पहले प्रेज होता है, फिर मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डिसिप्लिन होता है और फिर प्रेज होता है जिससे बच्चा कनेक्ट होता है। तो ये 2 प्रिंसिपल अगर हम लोग याद रखते हैं कि मदरली एक टच और ग्लोरी, जो फादर भी आजकल फादर्स भी यूज करते हैं, और 9 मिनट प्रिंसिपल, ये अगर आप कनेस्थेटिक टच देते हो बच्चों को, आप अमेजिंग रिजल्ट्स पाओगे। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर पेरेंटिंग टुडे। इसका मतलब अगर ग्लोरी है, स्टोरी टेलिंग है, नाइट में Yes. पहले की हमारी जनरेशन करती थी और हम लोगों ने भी सुनी, वही चीज अगर हम रीबैक करते हैं और उससे हम रीस्टार्ट करेंगे तो हम इफेक्टिव पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इफेक्टिव थे वैसे ही हम भी एक इफेक्टिव पेरेंटिंग कर सकेंगे और हमारे किड्स को भी बहुत ही अच्छा एक माहौल दे सकेंगे और उनका भी जो ग्रोथ होना चाहिए एट द रियल। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, आज आपके साथ बहुत कुछ सीखा, जाना किस तरह से पेरेंटिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए जिससे हम भी एक बेटर और बेस्ट पेरेंट बन सकें।